नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को ऑड इवन स्कीम की कामयाबी का धन्यवाद कर रहे थे कि अचानक उनके चेहरे पर स्याही के छींटे पड़ गए। पता चला कि दर्शकों में मौजूद एक लड़की ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर स्याही फेंक दी। बधाई। मेट्रो के सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में लोगों को ऑड इवन की सफलता पर धन्यवाद कहने आए थे, लेकिन उनके धन्यवाद प्रस्ताव में खलल पड़ गया। मंच पर माइक संभाले बोल रहे केजरीवाल ने अभी शुरुआत ही की थी कि काली स्याही के कुछ छींटे उनके चेहरे और चश्मे पर पड़ गए। अचानक मंच के पास हंगामा मचा। एक लड़की जो कुछ देर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने की कोशिश में थी, उसे पुलिस वालों ने रोका तो उसने वहीं से हाथ में पड़ी स्याही केजरीवाल की ओर फेंक दी। पल भर में अफरा तफरी मच गई। लड़की घिर गई। पुलिस वालों ने घेरा, आपके कार्यकर्ताओं ने रोका, लेकिन घिरे होने के बावजूद उसने कागज के कुछ टुकड़े आप सरकार के मंत्रियों की ओर फेंका। लड़की को बाहर ले जाया जा रहा था तो मंच से केजरीवाल ने उसे छोड़ देने को कहा। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनके कागज। सीएनजी घोटाला। कुछ देर बाद पता चला कि लड़की का नाम भावना अरोड़ा है, जो पंजाब से आम आदमी सेना की कार्यकर्ता बता रही है। वो बार बार सीएनजी घोटाले की चर्चा कर रही थी। वो बार बार सीएनजी घोटाले के आरोप लगा रही थी और ये भी दावा कर रही थी कि उसके पास सबूत है। मैडम, सीएनजी का घोटाला हुआ है। मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा मैडम? और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे केजरीवाल पर स्याही उछली तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसकी जांच की मांग कर दी। सवाल ये कि इस स्याही कांड के पीछे की मंशा सामने आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पैटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि इनकी अपनी स्क्रिप्ट थी और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। दिल्ली में दोबारा गद्दी संभालने के बाद ये पहला मौका है जब किसी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की है। लेकिन सवाल उठता है कि स्याही कांड की असल वजह क्या है और ये विरोध किस हद तक जायज है। पंकज जैन के साथ राजेश मिश्र, दिल्ली आज तक। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार पूरी ताकत के साथ सामने आई। निशाने पर दिल्ली पुलिस भी थी और बीजेपी भी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तीखा हमला किया। सुनिए दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहाँ है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहाँ पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये। मैं फिर कह रहा हूं, महिला महत्वपूर्ण नहीं है। पहले वाले मामले में भी जिसने अटैक किया उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या फायदा हुआ? जो लोग इसकी साजिश करते हैं उनको क्या नहीं पकड़ते हैं? और इसकी साजिश के पीछे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता। दिल्ली की खबर पर लौटते हैं। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने एक लड़की, जो कि उनकी प्रेमिका बताई जा रही है, गोली मारी और फिर भी खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर की मौत अस्पताल में हुई। पुलिस के अनुसार ये मामला सीधे सीधे प्रेम प्रसंग का है।
दिल्ली के द्वारका इलाके का ये वही पार्क है जहां दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खून की होली खेली। एक शादीशुदा महिला से इश्क लड़ाने का अंजाम इस कदर खूनी साबित होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात 35 साल का विजेंद्र जब वर्दी में सर्विस रिवॉल्वर लेकर द्वारका सेक्टर 4 के इस पार्क में पहुंचा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ ही मिनटों के बाद कत्लेआम मच जाएगा। दिल्ली के रनहौला थाने में तैनात एसआई विजेंद्र आज सुबह पहले ड्यूटी पर गया और फिर वहां से सर्विस रिवॉल्वर लेकर सीधा इस पार्क में आ पहुंचा। विजेंद्र ने सुबह करीब 11 बजे अपने मोबाइल से महिला दोस्त को फोन किया और उसे मिलने के लिए इस पार्क में बुलाया। करीब 20 मिनट बाद महिला पार्क में पहुंच गई। पार्क में दोनों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही एसआई को गुस्सा आया और उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से महिला के शरीर पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। लेकिन एसआई यही नहीं रुका, उसने बाद में खुद के शरीर पर भी 2 गोलियां दाग कर खुदकुशी कर ली। लड़की तकरीबन 11:15 बजे के आसपास उस पार्क में पहुंची। करीब 15 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे से बात की और फिर अचानक बातचीत के दौरान ही एसआई विजेंद्र ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां एक के बाद एक लड़की को मार दी और उसके बाद 2 फायर खुद के ऊपर किए। दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना से पार्क में हड़कंप मच गया। पार्क में मौजूद एक शख्स ने फौरन 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। गोलीबारी में जहां महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बुरी तरह घायल एसआई को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका। पार्क में हुई इस खूनी खेल का मोबाइल से वीडियो बनाने वाले सौरभ ने जो देखा, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें एक गोली चलने की आवाज आई और उसके बाद एक औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज आई। मैं नीचे भागा, तभी 30 सेकंड के अंदर दोबारा एक गोली चली और औरत चीखी और यहाँ गिर गई। उसके बाद जो सज्जन थे उन्होंने 3 गोलियां अपने आप को मारी और वो यहाँ गिर गए। बताया जा रहा है कि एसआई ने जिस महिला को गोली मारी उसकी उम्र करीब 28 साल है और वो उत्तम नगर की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों के पिता एसआई का महिला के साथ प्रेम संबंध था। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 4 में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने अपनी महिला मित्र के 3 गोलियां मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, इसके बाद विजेंद्र ने खुद को भी 2 गोलियां मार ली। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर विजेंद्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया। एसआई विजेंद्र पिछले 2 हफ्तों से छुट्टी पर था और उसने 2 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। हिमांशु मिश्रा और पुनीत कुमार शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब पटना से एक बेहद दर्दनाक खबर। कल जिस व्यापारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस परिवार पर जैसे गम का पहाड़ आज टूट पड़ा। कल बेटे की हत्या हुई, आज बुजुर्ग पिता इस गम को सह नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की नाकामी सामने आई है। अब तक किसी भी आरोपी की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि एक ने खुद अदालत में सरेंडर कर दिया है। चौबीस घंटे में बेटे और पिता दोनों की अर्थी उठ गई। बेटे की हत्या का सदमा एक बुजुर्ग पिता सह न सका। गम में डूबे पिता की नब्ज टूटती चली गई। आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े की मौत का गम बर्दाश्त से बाहर था। बेटे की मौत के महज कुछ घंटे बाद ही सिद्धेश्वर प्रसाद की तबीयत बिगड़ी और फिर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। एक के बाद एक 2 मौत होने से मातमी सन्नाटा पसर गया। शोक में इनको तबीयत थोड़ा बहुत खराब था, घर में थे, सुने रात में इनका भी हार्ट अटैक कर गया, क्या पता नहीं, 4 बजे भोर में दम तोड़ दिया। अपराधियों ने रविकांत प्रसाद नाम के सर्राफा व्यवसायी की रंगदारी के मामले में गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिवार का आरोप है कि 3 महीने से कुख्यात बदमाश दुर्गेश शर्मा रविकांत से लगातार रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने तविश बढ़ाई तो मास्टरमाइंड दुर्गेश शर्मा का एक गुर्गा मुंचुन राय ने अदालत में सरेंडर कर दिया। 10 से 4 दिन पहले गणेश बुलाया था करमू और हमको रंगदारी मांगने के लिए। हम दुकान के बाहर थे, करमू राय गणेश अंदर गया, गोली मार दिया। 2 लाख रुपया 50,000 का सोना का चेन मांगा था। लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड दुर्गेश शर्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से आजाद है। पुलिस अब तक उसे ना तो पकड़ सकी है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी दे सकी है। यानी अभी सिर्फ प्यादा ही पकड़ा गया है। सरगना खुली हवा में सांस ले रहा है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून के राज का दावा कर रहे हैं,
लेकिन सवाल पूछने वालों पर ही इशारों इशारों में सवाल भी उठा रहे हैं। मैं दोहराकर इस बात को कहूंगा कि प्रत्येक आपराधिक घटना को आप अगर इस तरह से पेश करेंगे या उस नजरिए से देखने लगेंगे तो वह एक पृथक प्रश्न है, उस डिबेट में मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मुख्यमंत्री हर आपराधिक घटना को हाईलाइट करने की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तर्क ये कि दूसरे राज्यों के अपराध के आंकड़ों से बिहार की तुलना भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब तक दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में शूटरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पटना में कल एक व्यवसायी की हत्या करने वाले शूटर क्यों आजाद हैं? अगर पुलिस काम कर रही है तो अब तक ज्वेलर से रंगदारी मांगने वाला दुर्गेश शर्मा क्यों पकड़ से बाहर है? सवाल ये भी कि अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी क्यों हुई है? बदतर होते कानून व्यवस्था के हालात पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी तो उनकी आवाज में अपराध से निपटने का दम कम, जबकि राजनीतिक रूप से पीड़ित होने का दर्द कहीं ज्यादा दिख रहा था। साफ है 2005 की तरह नीतीश कुमार को अपराध को कुचलना ही होगा, नहीं तो जंगल राज के सवालों से उन्हें यूं ही रूबरू भी होते रहना पड़ेगा। सुजीत गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। और अब खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। हरदा के एसपी प्रेम बाबू शर्मा को दंगे के आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत और टाइगर ने धमकी देकर कहा है कि बीफ मामले में अगर हिंदुओं पर कार्रवाई की गई तो एक बार फिर से दंगे के लिए वो तैयार रहें। आरोपी ने कहा है कि पुलिस बिकी हुई है और एक विशेष धर्म के लोगों के दबाव में काम कर रही है। इन दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। टाइगर पर 2013 में दंगे कराने का आरोप है। 4 दिन पहले हरदा में बीफ को लेकर एक विवाद हुआ था। ये वो ट्रांसक्रिप्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी और आरोपी के बीच हुई बातचीत। तो एसपी को धमकी देने के अंदाज में ये बात कही। भाई हमने उनको सबसे पहले जैसे ही उसने बोला, मैंने कहा आप क्या हमको धमकी दे रहे हैं और आप अपने बातचीत का लहजा सुधारिए, मैंने कहा। और मैंने कहा हम उसमें ये कार्रवाई तो नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने। एक तरफा कार्रवाई कर रही है और आप किसी के दबाव में कार्रवाई कर रही है, तो इससे जाहिर है कि उसने निश्चित पहले फोन किया। कुछ भी लोगों में कोई आक्रोश है? नहीं, मैं रात को खिड़किया खुद गया था। हम 3 दिन से हम लोग बराबर जा रहे हैं, वहाँ के सब वर्ग से मिले हैं, सभी समुदाय के लोगों से मिले हैं। वहाँ इसको लेकर के कहीं भी कुछ नहीं है। एक जीआरपी का प्रकरण था एक्चुअली में, ये जो कायमी हुई है जिसमें आरोपी भी बने, वो रेलवे विभाग का है, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरे जिले का हम लोगों का मसला रहता, तो हम उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए और अभी भी हमारी टीम काम कर रही है वहाँ पर। भोपाल में आईपीएस सर्विस मीट के दौरान पुलिस की वर्दी के अलग अलग रंग देखने को मिले। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने गाना गाया तो एडीजी अरुणा मोहन राव ने उसी गाने पर डांस किया। तो नए आईपीएस अधिकारियों ने भी लोगों को अपने अंदाज में हंसाया। कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में भारतीय क्रिकेट टीम के 2 दिग्गज पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ बताएंगे आखिर इस हार का कारण क्या है। देखते रहिए आज तक।